जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अनिकेत, मोहन, गोविंद, निखिल, अनामिका, नेहा, विकास, दिव्या, शिवा, रितिका, पल्लवी, विशाल, सोनू कुमार, भूपेंद्र, काम्या, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज एक हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और उस नए चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन। भारत में जितनी भी यूरोपीय शक्तियां आई, तो सीधी सी बात है, ये यूरोपीय शक्तियां भारत में क्यों आई थी? व्यापार की दृष्टि से आई थी। व्यापार करने के लिए ये यहाँ पर आए थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब वास्को डिगामा आया भारत में, तो भारत से जो अपना यात्रा खर्च उसका हुआ, टोटल जो खर्चा हुआ, उसका 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उसको जब होता है, तो वहाँ मार्केट में एक खबर चलती है कि भारत से व्यापार करना, यानी वहाँ के मसालों की बड़ी डिमांड थी, तो वहाँ से व्यापार करना एक फेवरेबल है। तो कहते हैं कि इसके बाद में बहुत सारी यूरोपीय शक्तियों ने भारत आने के बारे में सोचा और प्रयास किया। उसी को प्यारे बच्चे हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हमारी चीज आती है, ये तो हम कल पढ़ चुके। अब आएंगे हम कहाँ पर आपका, अब आएंगे भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। ठीक है, चलें भैया शुरू करें। तो क्या बोलेंगे? भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। एक सेकंड रुकना बच्चे। ठीक है, चलो भाई। बहुत सारे बच्चों ने लिखा भैया जी कल की पीडीएफ नहीं मिली है। तो भैया पीडीएफ मिल जाएगी। वो जो गुड़िया उनके घर में शादी थी, जो पीडीएफ लिखती हैं, अब शादी का मौसम चल ही रहा है ना? तो पीडीएफ डल जाएगी, आज डल जाएगी। दूसरा बच्चा डाल रहा है, उसके लिए मैं अभी बोल के आया हूँ तुरंत। ठीक है, अभी मैं बीच में से गया तो पीडीएफ के लिए बोल के आया। भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। तो सबसे पहले कौन आए प्यारे बच्चे? भारत में पुर्तगाली आए। कौन से देश से आए? पुर्तगाल से आए। ठीक है। डच लोग दूसरे नंबर पर आए। ये कहाँ से आए? हॉलैंड से आए। और हॉलैंड को ही हम आज नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। हॉलैंड को हम तो प्यारे बच्चे, पीडीएफ डल चुकी है आप लोगों की। ठीक है, पीडीएफ डली हुई है। तुम भी यार ऐसे ही समय खराब करवाते हो बेमतलब है। चलो आगे आएंगे। क्या बोलोगे? अंग्रेज तीसरे नंबर पर आए। अंग्रेज जो कहां से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। कहां से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। ठीक है। डेनिस डेनमार्क से आए हैं। फ्रांसीसी फ्रांस से आए हैं। स्वीडिश स्वीडन से आए थे। ठीक है। ये वो हैं जो क्रम से भारतीय आए। गुरुजी मेरा मन करता है पूरा इतिहास पढ़ लूं, लेकिन समय नहीं है। वही हमारी भी परेशानी है प्यारे बच्चे। लिमिटेड समय में लिमिटेड चीजें पढ़नी है। और इतिहास अगर एसएससी जीडी के लिए बोलूं तो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। ये जस्ट आपके, मैंने बताया, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो याद रखेंगे, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। फिर कौन आए? आपके डच आए। डच के बाद में फिर अंग्रेज आए प्यारे बच्चे। फिर डेनिस आए। फिर कौन आए? फ्रांसीसी। और फिर स्वीडिश। अच्छा, ये क्रम कैसे शुरू हुआ आने का? देखेंगे ध्यान से। 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की गई। खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कहां का रहने वाला था? स्पेन का रहने कहां का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। तो 1492 में, क्या बोलेंगे आप? अगर बात करते हैं हम 1492 में, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, तो वो दरअसल में आना तो चाहता था भारत। क्या बोलेंगे?
भैया जी वो आना तो चाहता था भारत, लेकिन पहुंच कहां क्या गया आपका, पहुंच कहां गया था वो, अमेरिका पर पहुंच गया। यानी अमेरिका की खोज थोड़ी की उसने, उसने खोज की अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्ग की। यहां आप देख सकते हैं बड़े आराम से और ध्यान से, तीन टू पर दिखाएंगे एक बार बच्चों को, देखना भैया एक बार। अब अगर मैं आपको यहां समझाऊं, वर्ल्ड मैप दिख पा रहा है आप लोगों को? बहुत ध्यान से बताना, क्या आप लोगों को ये दिख पा रहा है प्यारे बच्चे? दिखना चाहिए। यहां समझेंगे, देखो अगर मैं बात करता हूं यहां अपना प्यारा देश भारत है, इतनी बात तो सभी जानते होंगे। यहां क्या है, अपना प्यारा देश भारत है, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, यूरोप की बात कर रहे हैं, तो देखो ये यहां पर पुर्तगाल है। ये क्या है, वर्ल्ड मैप पर यहां पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के बराबर में ही यहां पर स्पेन है। क्या है, स्पेन और पुर्तगाल। तो ये चाहता था कहां आना, भारत आना, लेकिन भारत आने की वजह से ये कहां पहुंच गया आपका प्यारे बच्चे, अमेरिका पहुंच गया, भारत नहीं पहुंच पाया। तो ये कौन था आपका, कोलंबस था, 1492 की बात है। कोलंबस के बाद में फिर से प्रयास होंगे, ध्यान से समझेंगे एक बार। कोलंबस के बाद में प्यारे बच्चे फिर से प्रयास होंगे, और इन प्रयासों में क्या होगा, ध्यान से आप लोगों को समझते हुए चलना है। यानी अभी भारत नहीं पहुंचा है कोई भी, वापस आएंगे। तो 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अच्छा, अब आते हैं बात पर हम पुर्तगालियों की। तो ये पुर्तगाली थे, इसमें राजकुमार हेनरी। अब आप इतना समझ गए, कोलंबस ने जब समुद्री यात्रा की तो क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी सब लोगों के बीच में। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा हुई कि भाई समुद्री मार्गों की खोज होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा। सोचता ही रहा, सोचते रहने से कुछ मिलता है क्या? तो आप बोलेंगे सोचते रहने से कुछ नहीं मिलता, सोचते रहने से कुछ नहीं मिलता। वो एक बच्चा कह रहा उसको क्या पता जी भारत उधर है। बेटा पता नहीं था, इसीलिए तो जब पहुंच गया वहां तो तब पता चला कि भारत नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। 1487 में, 1487 में पहला व्यक्ति चला, बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज ये कहां का है, पुर्तगाली है। इसने उत्तर मासा अंतरीप की खोज की, कैप ऑफ गुड होप की खोज की। क्या बोलोगे, कैप ऑफ गुड होप की खोज की। तो कैप ऑफ गुड होप कहां पर है, ध्यान से देखना। तो जब ये लोग चले प्यारे बच्चे, तो 1492 में ये तो नहीं खोज पाया, और कहां पहुंच गया आपका, स्पेन से अमेरिका। और स्पेन से अमेरिका जब पहुंचा तो पता चला ये भारत नहीं है, ये क्या है, ये आपका अमेरिका है। दूसरा व्यक्ति 1487 में चला, बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज पहुंचा यहां, इसी अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, आप ये ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे। ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका। और अफ्रीका महाद्वीप का जो ये आपका दक्षिणतम बिंदु है, इसी को हम बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, इसका नाम भी इसीलिए रखा गया। गुड मतलब एक अच्छी आशा हुई, और यहां से प्यारे बच्चे ये लोग अपनी समुद्री यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, और वास्को डिगामा कहां पहुंचेगा, ये भारत पहुंचेगा यहां से। ठीक है, वापस आएंगे। चलो, तो पहला प्रयास किसने किया है, भारत की तरफ जो सफल प्रयास हो रहा है, यानी भारत के नजदीक जो लेकर के जा रहा है। सर भारत ही क्यों आना चाह रहा था? बेटा सौरभ नागर, आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्या बोला मैंने, कि दुनिया में, अगर मैं आपको अगर बहुत इसका इतिहास बताऊं, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञानी होना पड़ेगा। ध्यान से देखना एक बार, दरअसल में था क्या। देखो दरअसल में था क्या प्यारे बच्चे, व्यापार तो दुनिया में हमेशा से रहा है। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के समय से था व्यापार, लेकिन समुद्री मार्ग से नहीं था।
तो ऐसा नहीं था कि भारत के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी। अगर मैं दुनिया में पहले व्यापार के मार्ग बताऊं तो दुनिया में व्यापार के मार्ग ये थे पहले। भारत में ये मुख्य मार्ग था और भारत में यहीं से सिंधु नदी के किनारे, यहां आपका, आप लोगों को याद हो, देवल बंदरगाह था आपका। जब भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए तो देवल बंदरगाह तो उस समय भी था। तो दुनिया में ये प्रमुख रास्ते थे, लेकिन तब मार्ग था आपका स्थल मार्ग। क्या था? जमीन का मार्ग था। तो ये जो खोज चल रही है, तो भारत के बारे में तो ये लोग पहले से परिचित है, लेकिन मार्ग में क्या होता था? लूट हो जाती थी कई बार। लूट होने की वजह से कई बार आपका, क्योंकि कभी पता चला मार्ग होता था यहां पर, और दरअसल में 1453 में क्या हुआ, जब इस्लामीकरण आगे बढ़ा तो 1453 में ये कुस्तुनिया वाला जो क्षेत्र है, ये मुस्लिम जो लोग थे उनके प्रभाव में आ गया। तो यूरोप का जो ये रास्ता था भारत आने का, ये मार्ग कट गया, और इस मार्ग को कटने के बाद तब इन्होंने जल मार्ग खोजने की सोची। तो भारत तो इनको पहले से पता था, ऐसा नहीं है कि भारत ये आना चाह रहे थे, क्योंकि भारत व्यापार के लिए जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, हमारे जो लोग हैं, या भारत है, इसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, और मसाले मैंने आपको बता दिया भारत के अत्यंत प्रसिद्ध थे। चलो भाई, वापस आएंगे। बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करें। 1700, इसको बंद करो। दीपक चौहान, इसका कोर्स ब्लॉक करो। तुम, मतलब कोर्स आधे ज्यादा हो चुका और तुम इतनी शिक्षा तुमको आई है। कह रहा है, अगर मैं इसको समझा रहा हूं ना, मैं अब कह रहा भैया ज्ञान मत दो, बस रटवा दो। वाह मेरे शेर, थैंक यू। इनके पैसे वापस करना। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा, अब देखो ये कहां पर पहुंचा प्यारे बच्चे? बार्थोलोम्यो डियाज क्या भारत पहुंचा था? नहीं, ये पहुंचा था केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका तक तो पहुंच गया। तो अफ्रीका तक का मार्ग तो इसको पता है। इससे आगे का जो रास्ता है प्यारे बच्चे, वो वास्को डिगामा ने भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। तो मार्ग को खोजा है। किसको खोजा है? मार्ग को खोजा है। ठीक है। अच्छा, ये वास्को डिगामा कहां पहुंचा? कालीकट केरल पहुंचा। कहां पर पहुंचता है? कालीकट केरल पहुंचा। ध्यान से देखेंगे तो कालीकट कहां पर पहुंचा? ये केरल पर पहुंचा। कौन? वास्को डिगामा। हिंदू शासक जमोरिन ने इसका क्या किया? स्वागम नहीं, स्वागत किया। क्या किया है? स्वागत किया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया केरल में जब इसको मिला। ध्यान से देखना। और कहते हैं कि जब पुर्तगाली पहुंचे, पुर्तगाली ने वहां पर जो देवी देवताओं की तस्वीर देखी, उन्हें लगा कि यहाँ ये ईसाइयत पहले से है। मरियम की तस्वीरें उन्होंने समझी, और उस तरह से वो लोग प्रसार वहां पर कर गए। तो ध्यान से देखेंगे, उद्देश्य इनका क्या है? व्यापार ही है। और पुर्तगाली एक और उद्देश्य के साथ है, वो था ईसाइयत का प्रचार। क्या बोलेंगे? ईसाइयत का प्रचार। वापस आएंगे। वास्को डिगामा भारत दूसरी बार 1502 में आया। एक और बच्चे का नाम आया, सूर्य प्रकाश कुंवर। वो कह रहे भैया जी पैसे वापस हो सकते हैं क्या? मुझे लगा भी पैसे वापस होने की बात है। पैसे उसके भी वापस नहीं होंगे, वो तो मैंने उसको खुश करने के लिए बोल दिया। हर सिंह भड़क गए, कह रहे भैया कौन है, इसमें गोली मार दूंगा। अरे भैया आ जाओ, वापस आ जाओ। अब तुम समझ रहे हो ये? अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार पढ़ तो काफी चुके हैं, क्यों ना पैसे थोड़े वापस हो जाएं। अब कई बच्चे ऐसे आएंगे जो इस तरह की हरकतें करेंगे, तो ये तुमको पहचानने हैं। इनको तुरंत ब्लॉक करो, और पैसे किसी के वापस होने ही नहीं है। पैसे पता चल जाता है कौन कौन शैतान बच्चा इसमें है। क्या बोलोगे? हिंदू शासक जमेरिन ने इसका स्वागत किया। बोलो नाइस ट्रिक है ना ये? उद्देश्य क्या था इसका? व्यापार और ईसाइयत का प्रचार। बात समझेंगे। वास्को डिगामा भारत आया, अपनी यात्रा का प्यारे बच्चे जो सामान लेके गया, तो वहां के राजा को जब इसने सामान सौंपा तो बाजार में उसकी कीमत 60 गुना साबित हुई। 60 गुना साबित हुई तो क्या बोलेंगे? फिर एक होड़ लगेगी भारत आने की। तो वास्को डिगामा फिर आया दूसरी बार 1500 दे। तो याद रख लेना, वास्को भारत 3 बार आया है। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, वास्को 3 बार भारत आया। ठीक है, कितनी बार आया? 3 बार ये भारत आया। और प्यारे बच्चे तीसरी बार ये 1524 में आया।
एक गवर्नर बन के आया था, पुर्तगाली गवर्नर, और फिर इसकी मौत यहां पर हो गई थी। क्या हो गई थी? क्या बोलोगे? इसकी मौत यहां पर हो गई थी। अच्छा, इसके बाद पुर्तगाल के राजा, ध्यान से देख ला, इसके बाद पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल और बार्थोलोम्यो डियाज पूरा एक बेड़ा बना करके, एक समुद्री बेड़ा बना करके, बहुत सारे लोगों को बना करके फिर भेजा, क्योंकि यही कैब्रेल है जिसको हम ब्राजील के मार्क का, तो ब्राजील का खोजी कौन है? और आप लोगों को 3 बजे का प्रैक्टिस सेट याद हो, मैंने बताया था विश्व की प्रमुख खोजों के बारे में कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की, जापान की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और बार्थोलोम्यो डियाज को, तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे इनकी एंट्री हो गई भारत में। अब समझे, अब मुख्य बात शुरू होती है, वो तो इतिहास था। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में, कहां पर? कोचीन बोले तो केरल में, कोचीन केरल में पहली व्यापारिक कोठी खोली। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, भैया ये व्यापारिक कोठी क्या होती है? व्यापारिक कोठी का मतलब है ये लोग बिजनेस यहां करने आए, तो ये जितना इनका सामान होता था, जितना इनका सामान इकट्ठा होता था, उसको स्टॉक भी तो करते होंगे, और स्टॉक करके जहां पर रखने लगे सारे सामान को, ये बनी इनकी व्यापारिक कोठी। यही इनके हेडक्वार्टर थे, और फिर यहां से ये अपने देश को भेजते थे। ठीक है, तो दिक्कत आगे बोलेंगे। ध्यान से देखो, 1505 में फ्रांसिस दी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। अब क्योंकि इनका बिजनेस हो चुका है, तो उस बिजनेस को लीड करने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो पहला गवर्नर कौन बन के आया है? फ्रांसिस दी अल्मेडा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है पुर्तगालियों। पहली फैक्ट्री कहां खोली? कोचीन में खोली। तो जब इनका बिजनेस बढ़ने लग गया, तो एक व्यक्ति चाहिए ना लीड करने के लिए। भैया ईसाइयत क्या? ईसाइयत मतलब प्यारे बच्चे ईसाई धर्म का प्रचार करने ये आए। आ गया। शांत जल नीति इसने अपनाई है, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी हम बोलते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो दरअसल में इसने कार्टेज पद्धति लागू कर दी। यहां क्या है? भारत में हिंद महासागर था, हिंद महासागर है, इतना तो जानते होंगे ना। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है? अरब सागर है। तो इसने क्या किया, यहां पर जितने भी जहाज आएंगे वो टैक्स देंगे। किनको? अगर बाहर से कोई व्यापार करने आ रहा है तो पुर्तगालियों को टैक्स देगा, और कार्टेज पद्धति इसने लागू कर दी। यही कहलाती है आपकी शांत जल की नीति। गोल्डी कुमार, टू मच, थैंक यू। तो क्या बोलेंगे? यही शांत जल की नीति कहलाती है। कार्टेज पद्धति लागू की, और दूसरी कोठी फिर इन्होंने खोली। जब इनका बिजनेस और बढ़ गया, तो दूसरा स्टॉक करने के लिए दूसरी कोठी खोली इन्होंने। कहां पर? आपका कन्नूर में। कन्नूर में कहां पर? केरल। समझ रहे हैं? क्या बोलेंगे? तो क्या कहेंगे आप? कोठी समझ गए, अपने सामान को रखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ओके, आगे आएंगे। इससे पहले महमूद बेगड़ा गुजरात को हराया। क्या बोलेंगे? इससे पहले दूसरी कोठी स्थापित करने से पहले गुजरात वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी का विरोध कौन कर रहा था यहां पर समुद्र पर? जो गुजरात का महमूद बेगड़ा था। तो गुजरात के एक स्थानीय शासक महमूद बेगड़ा को किसने हरा दिया? पुर्तगालियों ने हरा दिया। अच्छा, दूसरा गवर्नर जो बनकर के आया, नोट करना प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? दूसरा गवर्नर कौन बन के आया? दूसरा गवर्नर क्या बोलेंगे? अलबुर्क। क्या नाम है इसका? अलबुर्क दूसरा गवर्नर बनकर के आता है, और पहले गवर्नर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो क्या बोलेंगे? फ्रांसिस दी अल्मेडा तो 1505 से 1509 तक रहा। कौन बोलेंगे? अल्मेडा। अल्मेडा के बाद में दूसरा गवर्नर इनका बनता है कौन? आपका अलबुर्क। अलब्रुक ने आते ही क्या किया आपका? सबसे पहले तो पिछले वाले, आप देखोगे बहुत सारे लोग तो मतलब ईर्ष्या ही रखते हैं, तो इसने क्या किया? पहले वाले की जो पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति क्या कर दी इसने? रद्द कर दी। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने क्या कर दी? रद्द कर दी, और अपने अभियान को आगे बढ़ाया। और पुर्तगालियों ने 1510 में, 1510 में, देखो अभी तक ये केरल में थे,
और 1510 में इन्होंने क्या कर लिया, गोवा को भी जीत लिया। गोवा उस समय किसके अधीन था, वो वो किसके अधीन था, वो उस समय यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। किसके अधीन था, यूसुफ आदिल शाह के अधीन था प्यारे बच्चे, ठीक है। 1510 में बीजापुर जो साम्राज्य था कर्नाटक वाला, यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया इन्होंने, गोवा छीन लिया, ठीक है। 1529 में नीनो दी कुन्हा गवर्नर बनकर के आया है। कौन आया, नीनो दी कुन्हा। और नीनो दी कुन्हा ने क्या किया है, 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था, ठीक है। क्या बोलोगे, 1530 में गोवा को इसने राजधानी बनाया और 1530 में इसने दीव पर अधिकार कर लिया। तो हमको क्या क्या चीजें याद रख लेनी है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है प्यारे बच्चे, भैया कोई इनको टैक्स क्यों देता, इनके जहाजों को कार्टेज क्यों देता। कार्टेज मतलब टैक्स है, क्योंकि देखो जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इतिहास में, अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा छोड़ करके ये बोला जाता था कि जिसके बस की है, जिसके साहस है, तो वो इस घोड़े को रोक ले और इसका सामना करे। ये सेना उसके पीछे चलती थी। तो जिन लोगों को दुनिया में अपना अधिकार स्थापित करना था, जिनको दिखाना था कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो पावरफुल दिखाने के लिए प्यारे बच्चे क्या किया जाएगा, कोई एक चैलेंज दिया जाएगा। तो चैलेंज इन्होंने दे दिया कि भाई यहां तुम आओगे तो तुम्हें देना होगा। अब सामने वाला कोई बोले मैं तो नहीं देता टैक्स, तो फिर भिड़ो, फिर लड़ो, फिर अपनी ताकत तुमको दिखानी होगी, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा सर वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया था, बेटा लिखा हुआ उसी 1524 में आया, ठीक है। अब आ जाओ, तो मैंने क्या बोला, 1510 में इन्होंने गोवा को छीना, लेकिन गोवा को कैपिटल इन्होंने 1530 में बनाया। दीव जानते हैं, दमन और दीव, दमन और दीव जानते हो, तो क्या बोलेंगे, जो दीव क्षेत्र है इसको 1535 में पुर्तगालियों ने अपने अधीन कर लिया। यानी पुर्तगाली शक्ति क्या है, बढ़ रही है। पुर्तगाली शक्ति क्या है, बढ़ रही है। बहुत बढ़िया अभिषेक ठाकुर। 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, समझे बात को। तो पहले तो दीव क्षेत्र को कंट्रोल किया है, और दीव के बाद फिर क्या प्यारे बच्चे, फिर दमन क्षेत्र को इन्होंने क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। क्या बोलोगे, दमन और दीव। यानी कि ये कहां पर बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया ये तो पश्चिमी तट पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तो इनका जो प्रभाव है वो वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा था। पुर्तगालियों की वजह से हमको क्या मिला है, तो पुर्तगालियों की वजह से हमको नंबर 1 तंबाकू। बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू कराई थी। बर्नेल ही वो व्यक्ति है जो अकबर के दरबार में क्या, अकबर को चिलम लेके गया। तंबाकू जिसने पिलाया अकबर को, अकबर ने कहा वाओ इसकी खेती शुरू होनी चाहिए। और जहांगीर ने क्या कराया था, खेती पर रोक लगा दी थी। मैंने बोला था ना कि जहांगीर खुद एक पियक्कड़ था और शराब पीने से इसकी मौत हुई, लेकिन ये नशे पर रोक लगा रहा था आम जनता के लिए। अच्छी बात है, उसे सोच रहा था मैं खुद ही नुकसान उठा लूं सारा, ठीक है। और आलू टमाटर की खेती, इससे पहले भारत को आलू टमाटर का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने जितने बने हैं हमारे, ये पुर्तगालियों की देन है। जहाज निर्माण कला हमने किससे सीखी है, जहाज निर्माण कला हमने पुर्तगालियों से सीखी है, ठीक है। किससे सीखी है, पुर्तगालियों से सीखी है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाल की कौन है राजकुमारी, है कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी हो जाती है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। यानी पुर्तगालियों की रिश्तेदारी किससे हो गई, अब अंग्रेजों से। तो जो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई, दहेज प्रथा थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो बंबई था हमारा, जैसे इनके बाप का हो, बंबई गिफ्ट में दे दिया अंग्रेजों को। अब कई सोच रहे होंगे भैया ऐसी शादी काश मेरी भी हो जाए। जो दहेज प्रथा के खिलाफ है ना, वो भी कह देंगे ठीक है जी, मुंबई जैसा दहेज मिले तो दिला दो। तो मतलब इनको क्या मिल गया कि दहेज में मुंबई मिला। तो किसको मिला है, अंग्रेजों को मिला है। लेकिन अंग्रेज क्या करेंगे, इसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर सौंप देंगे, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय से हुई, इसको दहेज में मुंबई मिला, लेकिन इसने क्या करेगा, ये इसको 10 पाउंड वार्षिक का किराया लेकर के इसी मुंबई को, इनके बाप का नहीं है ये, लेकिन फिर भी देखो कितने मजे से दहेज दे रहे हैं भारत की जमीन को। 10 पाउंड का वार्षिक किराया ये लेता है, किराया
के बदले या किराए के बदले लिखें, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है इसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा मुंबई को, क्योंकि ब्रिटेन का है, उन्हीं के प्रभाव में ज्यादा होगा। ये एक अंग्रेज है, ब्रिटिश राजकुमार है। चलो, 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। क्या इस बात का क्या मतलब हुआ कि भारत में कौन लोग एक्टिव हुए? ये कहाँ के हैं? हॉलैंड के। तो श्रीलंका तक जो आधिपत्य आपका फैल चुका था, किसका? श्रीलंका तक तो जो आधिपत्य फैल चुका था, जो एरिया फैल चुका था आपका, किन लोगों का? पुर्तगालियों का। उसको 1659 में पहली बार चैलेंज मिला, और किसने दिया ये चैलेंज? डचों ने। ठीक है, क्योंकि ये हॉलैंड के लोग हैं। तो पहला डच यात्री जो आया है, वो आया है भारत में, कार्नेलिस द हाउटमैन 1596 में आया था। कब आया? 1596 में आया। सर पौंड क्या होता है? पौंड प्यारे बच्चे करेंसी है, जिसको आप पाउंड बोलते हैं, और ये पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन में चलता है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, ऐसे भारत में रुपया चलता है, ऐसी ही ये भी एक क्या है? आपकी करेंसी है। ठीक है, तो 1659 में, और पहला डच यात्री कौन आया है? तो डच लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। पुर्तगाली क्या भारत में ही है? हाँ जी, पुर्तगाली अभी भारत में ही है। पहली फैक्ट्री डचों ने, ये किसकी हैं? ये हॉलैंड वाले डचों की हैं। डचों की, डचों की प्यारे बच्चे जो फैक्ट्रियां हैं, कौन कौन सी? पहली फैक्ट्री कहां पर डचों ने लगाई है? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट, कहां लगाई है इन्होंने? पुलिकट में लगाई है, तमिलनाडु में। और 1616 में इन्होंने फिर सूरत में फैक्ट्री, और 1645 में इन्होंने कराईकल में फैक्ट्री, और 1653 में फिर इन्होंने आपका चिंसुरा में फैक्ट्री, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात आप देखेंगे। तो अच्छा मुझे बताएं, इस समय राजा कौन रहा होगा? तो जब ये डच लोग अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो डच कब एक्टिव हुए हैं? अकबर की मौत के बाद में। तो अकबर की मौत के बाद में कौन था? आपका जहांगीर था। जहांगीर कब से कब तक है? इसके काल में विदेशी सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। ये था 1605 से 27। आप देखोगे अंग्रेज भी इसी के समय एक्टिव हुए, आप देखेंगे डच भी इसी के समय एक्टिव हुए। ठीक है, 1645 कराईकल। डचों का पतन हुआ है वेदरा के युद्ध से, वेदरा का युद्ध। अब डचों की शक्ति बढ़ रही है, तो जब सब लोगों की शक्ति बढ़ रही है, तो सब लोग आपस में टकराएंगे या नहीं? तनु स्रोती प्यारे बच्चे, हम पुर्तगाली पढ़ रहे हैं, अंग्रेज नहीं पढ़ रहे अभी, आएंगे वापस। क्या बोलेंगे? डचों का पतन वेदरा के युद्ध से हो गया। किससे हो गया? वेदरा का युद्ध। और ये वेदरा कहां पर पड़ता है? आपका कलकत्ता में। क्या बोलोगे? कलकत्ता, चिंसुरा के निकट हुआ था ये युद्ध, क्योंकि यहां पर फैक्ट्री थी इनकी, अभी मैंने बताया। चिंसुरा के निकट हुआ, स्थल का नाम है चिंसुरा के निकट, 21 नवंबर 1759 को। इसी को हम हुगली का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुगली का युद्ध भी इसी को हम कहते हैं, हुगली का युद्ध। तो क्या बोलेंगे, यहां पर किससे इन्होंने युद्ध लड़ लिया? ये युद्ध इन्होंने लड़ लिया आपका किसके खिलाफ? वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस समय एक्टिव हुई। 1600 में उनकी भी एंट्री होगी। जहांगीर आदि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मिडल्टन भारत कब आया था? जहांगीर के समय मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हॉकिंस आया, फिर मिडल्टन आया, फिर पॉल और कैनिंग आए, और उसके बाद में फिर थॉमस रो आया। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, बताएंगे एक बार। तो प्यारे बच्चे, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हो गया? इनका ईस्ट इंडिया कंपनी से यहां पर विरोध हुआ, क्योंकि 1600, क्या बोलोगे, 1612 में मैंने बोला था मिडल्टन आया, जो स्वाली का युद्ध भी लड़ेगा। क्योंकि अब स्वाली के युद्ध के बाद में प्यारे बच्चे, स्वाली के युद्ध के बाद में तो वो पुर्तगालियों को हराएंगे। पुर्तगाली जब उन्होंने हरा दिए, और एक बढ़ती हुई पावर थी डच, डचों का जो अंत हुआ है भारत से, वो हुआ है 1759 में। ठीक है,
भैया आप दहेज लेंगे? नहीं भैया हम दहेज नहीं लेंगे, प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, कोई एक पैसा दहेज नहीं। ठीक है, हम ये बोलते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं, जो आपके घर के बच्चे हैं, छोटे भाई है, जो छोटे बहन है, जो आप चाहते हैं कि आप कुछ स्थापित करें समाज में, स्थापित करने का मतलब है कि सबसे पहले आप ही को करना होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लड़ाई लड़ी किसकी? विधवा विवाह के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो पहले खुद शादी की एक विधवा से, मैसेज स्थापित किया। तो पहले आपको करना होगा। तो अगर हम सच में ये सोचते हैं कि हम आदर्श हैं और बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं, तो हमको खुद उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा सबसे पहले। तो प्रॉमिस है तुमसे, किसी से एक नया पैसा नहीं। आप आना, कुछ लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा, सब तो नहीं आ सकते, सब आएंगे तो भैया बहुत बड़ा इतना खर्चा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भारत में अंग्रेजों का आगमन भैया 1611 या 12? हाँ हाँ वही 1611 12 से मतलब है 1612 में सवाली का युद्ध होगा। 1611 में मिडिल्टन आया है, फिर उसके बाद में पोलैंड कैनिंग आए 1612 में, फिर 1615 में थॉमस रो आया। ठीक है। भारत में अंग्रेजों का आगमन किस तरह से हुआ, इसका इतिहास समझे। अकबर के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600। अकबर के समय ही हुई है, सीधी सी बात है, क्योंकि अकबर है 1556 से 1605। इसके समय, अकबर के समय हुई। दरअसल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये ईस्ट के देशों से व्यापार करने के लिए, ईस्ट के देश कैसे, अगर हम यूरोप की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी, अगर हम यूरोप की बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये यूरोप है आपका। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के तो प्यारे बच्चे किधर हैं, सारे देश ईस्ट में ही है। तो ईस्ट में व्यापार करने के लिए क्या बनाई गई, ईस्ट में क्या था, इंडिया था, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान से देखना। तो तब रानी कौन थी, एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर, चार्टर यानी कि अधिकार पत्र, अधिकार पत्र लेकर के, अधिकार पत्र दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए। क्या बोला मैंने, यूरोप से ये लोग कहां थे, यूरोप के कहां थे, आपका ईस्ट में थे। इन लोगों को व्यापार करने के लिए क्या दे दिया इसने, एक मैग्ना कार्टा दे दिया। मैग्ना कार्टा यानी कि घोषणा पत्र दे दिया कि तुम जाकर के पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, आगे आए। 1615 में क्या हुआ, तो 1600 से लेकर के 1615 तक है ना, चार्टर कितने तक है बोलेंगे, 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ ने जारी किया। इसके बाद में 1615 में स्टुअर्ट वंश के जो शासक थे, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम ने बोला कि ये अनिश्चित समय के लिए है, यानी इसको 15 साल के बाद बढ़ा दिया। यार तुम कितने फनी आदमी हो, आ जाओ। एक कह रहा, कह रहा भैया मैं एक शादी में गया और जो दूल्हा था वहां पर, वो दूल्हा दारूबाज निकला और वहां एक हंगामा हो गया और मम्मी पापा के कहने पर मुझको शादी करनी पड़ गई वहां पर। आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए, और उसके बाद में इस प्यारे बच्चे बढ़ा दिया गया, और बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया आपका, 15 वर्षों के लिए। अंग्रेजों के बारे में ये चीजें नोट मत करना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हॉकिंस 1608 में सूरत आया और मुगल दरबार में 1609 में पहुंचा। ये मैंने जहांगीर में ही आपको लिखवा दिया। किसके समय, जहांगीर के समय। ये अंग्रेजों की एंट्री है भारत में, अंग्रेजों की एंट्री। यहां देख लेना, हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब बोलो फटाफट से, क्यों उपाधि दी थी इसको, क्योंकि ये अंग्रेज होते हुए इसने उर्दू में बात की थी जहांगीर से, और इसको 400 जात का मनसब बनाया, मनसबदार यानी अपने यहां सम्मान दिया। बोला तुम हमारे यहां रहो, मनसब आप जानते ही हो, 400 मनसब का मतलब 400 + 400,
इतने ही घोड़े की सेवा के लिए किसको रखा गया? जहांगीर को रखा गया। ठीक है, वापस आएंगे। हॉकिंस मत नोट करना, ये मैंने आपको बताया था कि हॉकिंस वापस चला गया 1611 में। बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि जिन इरादों के साथ में हॉकिंस आया कि जहांगीर हेल्प करेगा बिजनेस में, तो जहांगीर ने कोई हेल्प नहीं की। जहांगीर ने कोई हेल्प नहीं की। 1611 में मिडल्टन आया। मिडल्टन आया और उसने स्वाली के बार में पुर्तगालियों को हराया। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाली तो पहले है ना, जो 1400, क्या बोलोगे, 1498 में आ गए, तो पुर्तगाली शक्ति पहली है। पुर्तगालियों के अच्छे संबंध थे मुगलों से, तो इन अच्छे संबंधों में ये जहांगीर किसका विश्वास करता होगा? पुर्तगालियों का करता होगा। तो जब तक पुर्तगालियों को नहीं पीटा जाएगा, तब तक जहांगीर तो मानेगा नहीं कि अंग्रेज ज्यादा बड़ी शक्ति हैं। तो यहां पर मिडल्टन ने आकर के स्वाली के वॉर में, क्या बोलेंगे, पुर्तगालियों को हराया। और मिडल्टन की तरफ से यहां पर कौन था? आपका थॉमस बेस्ट था। दरअसल में इसने, आपका अगर बात करें, गुजरात के स्थानीय शासकों को मिलाकर के पुर्तगालियों को हराया। थॉमस बेस्ट ने क्या किया था? यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था। और इसी स्वाली के वॉर को क्या बोलते हैं? नौसेना के आधुनिकीकरण का युद्ध कहते हैं। इसके बाद सबको ये लगा कि भाई नौसेना आपके पास होनी चाहिए। अगर आप समुद्र में मजबूत नहीं है तो फिर आप कमजोर है। आधुनिकीकरण, दीर्घी आएगी, आधि की नौसेना के आधुनिकीकरण का युद्ध इसको हम बोलते हैं। इसके बाद अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए, नेवी को मजबूत करने के लिए एकदम से होड़ लग गई। ठीक है, 1611 में अब कौन जीत चुके हैं? अंग्रेज जीत चुके हैं। किन से? पुर्तगालियों से। अंग्रेजों ने किन को हराया? पुर्तगालियों को हराया। और जिन पुर्तगालियों पर मुगलों का विश्वास था, अब मुगल ये बात समझ गए कि पुर्तगाली शक्ति नहीं है, शक्ति कौन है? अंग्रेज है। शक्ति कौन है? अंग्रेज है। 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी व्यापारिक कोठी इन्होंने खोली। अंग्रेज बड़े चालू थे, राजाओं के लिए वहां से, ब्रिटेन से लाते थे बहुत सारे उपहार, खूबसूरत महिलाएं, और लट्टू रहते थे मुगल सारे। ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली गई। अस्थायी मतलब फिक्स नहीं थी। मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में इसको खोला गया। लेकिन 1613 में सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी खोली। और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आपसे पूछता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थायी की वो कहां पर की? सूरत, गुजरात में की। ठीक है, क्या बोलेंगे? सूरत, गुजरात में की। 1615 में कौन आया था? थॉमस रो आया था। थॉमस रो, क्या बोलोगे, जहांगीर के दरबार में आया। और ये वो व्यक्ति है जो सफल हुआ परमिशन लेने में। इससे पहले पॉल कैनिंग आया हो, या कोई भी आया हो, आपका मिडल्टन आया हो, या फिर आपका जहांगीर आया था, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। इसको किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। जेम्स प्रथम कौन है? ये शासक है ब्रिटेन का। ठीक है, जेम्स प्रथम कौन है? ये शासक है ब्रिटेन का। अच्छा, तो क्या बोला? 1611 आपका मसूलीपट्टनम, 1613 सूरत, और 1633 में बालासोर उड़ीसा में व्यापारिक कोठी खोली। यानी अंग्रेज ज्यादा तेज गति से बढ़ रहे हैं। यहां भी इनकी कोठी है, यहां भी इनकी कोठी है, और उड़ीसा में भी। तो ये 1633 में यहां भी इन्होंने अपनी कोठी खोल ली। 1717 में फर्रुखसियर के समय एक कहानी मैंने आपको बताई थी, याद करो, कि फर्रुखसियर के कुछ दिक्कत थी ना, जिसका इलाज अंग्रेजों ने किया। तो फर्रुखसियर जो मुगल शासक था 1713 से 1719, जिसको हमने घृणित शासक भी कहा था, इसने दस्तक जारी किया अंग्रेजों को। यहां अंग्रेजों का व्यापार एकदम से बढ़ेगा। अभी तक अंग्रेज मतलब नाम मात्र का व्यापार कर रहे थे। नाम मात्र के इस व्यापार में सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों को किसने दी? फर्रुखसियर ने दी। तो फर्रुखसियर के समय एक शिष्टमंडल आया, और शिष्टमंडल, उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन सुरमन थे। ये बात मैं आपको बता चुका। साथ में डॉक्टर भी लेके आए थे, हैमिल्टन। अब ये दस्तक क्या है? दस्तक का मतलब है
दस्तक का मतलब है प्यारे बच्चे एक राइट, एक अधिकार मिल गया। अधिकार भी क्या मिल गया? ऑफिशियल एक अधिकार। ऑफिशियल कैसे? ऑफिशियल था कि 10,000 रुपए वार्षिक लिए, पूरे साल के 10,000 रुपए, और सूरत के सभी कर माफ। यानी जो इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी तो टैक्स लेना था इन लोगों से। 10,000 रुपए में इतना खुश हो गया ये अपनी फुंसी ठीक होने से कि इसको कोई दिक्कत होगी बड़ी। अब तुम अपने आप आइडिया लगा लेना। 10,000 वार्षिक में सूरत के सभी टैक्स इसने माफ कर दिए, और 3,000 रुपए वार्षिक में, वार्षिक एनुअली में क्या बोलोगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कर मुक्त व्यापार के आदेश दे दिए। बोले टैक्स फ्री बिजनेस है, जितना बिजनेस कर सकते हो करो। ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पर? और दस्तक ही कारण बना कि आगे चल करके 1757 में प्लासी का युद्ध होगा और बक्सर का युद्ध होगा 1764 में, और यही बक्सर का युद्ध होने पर अंग्रेज पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे भारत पर। बात समझे? कोई भी दिक्कत? आगे आएंगे, इनमें से आधी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चे डेनिस भारत में आए। ये भारत आने वाले लोगों के बारे में पहले हम जान रहे हैं, अभी बहुत सारी कहानी इनकी बात बाकी है। डेनिस लोग कहां से आए थे, फटाफट से बोलेंगे तो आप कहेंगे डेनमार्क से। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें 1616 में भारत आए और पहली फैक्ट्री 1620 में खोली इन्होंने, सिर्फ इतना। फ्रांसीसी इनके बाद में आए, 1668 में आए फ्रांसीसी, और पहली फैक्ट्री फ्रैंकोइस कैरो ने खोली। और यहां पर फ्रांस का एक वित्त मंत्री था, याद रख लेना, उसको बड़ा बोलते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी की हेल्प किसने की थी? फ्रांस का प्यारे बच्चे जो मंत्री था उसका नाम था आपका कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के आदेश से यह काम हुआ कि भारत में जाकर के आपको व्यापार करना चाहिए, कोलबर्ट के आदेश पर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है लेकिन याद रखें। तो अभी तक हमने एक छोटी सी चीज जानी कि भारत ये लोग आ गए, कौन कौन कब कब आया ये हमने जान लिया। लेकिन अब हमको देखना है कि इनके आपस के जो युद्ध हुए कैसे, कौन सबसे बड़ी ताकत। आप जानते हैं भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, तो सीधी सी बात है सुपर पावर इनमें अंग्रेज हुए, सारी यूरोपीय शक्तियों में। तो अंग्रेजों ने किस तरह से जीता है वो समझे। अंग्रेजों ने सबसे पहले लड़े हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक राज्य कहां है जानते हैं, यस और नो? तो आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। यहां गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा, और फिर क्या आया था आपका कर्नाटक। तो ये जो युद्ध हुए ये हुए कर्नाटक के लिए, ध्यान से समझना। कर्नाटक की जो राजधानी थी वो हुआ करती थी अर्काट। कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था अनवरुद्दीन। अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे यहां पर, क्या बोलेंगे, अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे। अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर था वो था मद्रास, और गवर्नर थे अंग्रेजों की तरफ से मोर्स, जो बिजनेस कर रहे थे उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, क्या बोलोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, सरकारी लोग बताएं एक बार। तो सरकारी जो लोग सेना में है वो लोग तो मेहनत करते हैं, बाकी ईमानदार लोग भी मेहनत करते हैं, बाकी कुछ मेहनत नहीं भी करते। लेकिन प्राइवेट में तो सबको मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी का सवाल होता है। इधर फ्रांसीसी भी भारत में आपका एक्टिव है। फ्रांसीसियों का जो हेडक्वार्टर है वो पांडिचेरी में था, और फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी थी। इसका बड़ा अंतर आएगा, ये लोग बड़ा ध्यान देंगे अपनी कंपनी पर, और सरकारी कंपनी तो फिर सरकारी ही होती है। ठीक है, ध्यान से समझे। राजधानी अर्काट। तो मैंने बोला जितने भी कर्नाटक वॉर हुए, जो कर्नाटक वॉर हैं ये बेसिकली किस किस के बीच में है? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज फ्रांसीसी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में है। किस किस के बीच में है? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में। ध्यान से समझना। मद्रास पांडिचेरी के बंदरगाह, जो मद्रास और पांडिचेरी के बंदरगाह थे, तो बात समझ रहे हैं क्या बोले? मद्रास कहां है आपका? चेन्नई को बोलते हैं, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के जितने भी बंदरगाह थे
और पांडिचेरी के जितने भी बंदरगाह थे ये सब किसके अधीन थे? ये कर्नाटक के राज्य के अधीन थे, यानी अनवरुद्दीन के पास थे। तो स्थिति समझ गए उस समय की? क्या स्थिति? आंखें बंद करें कि कर्नाटक जो था, कर्नाटक में एक नवाब था, नवाब मतलब जो वहां का राजा था, अनवरुद्दीन। इस समय अंग्रेज अपना राज कर रहे थे, जिन्होंने हेडक्वार्टर चेन्नई में बनाया हुआ था। फ्रांसीसियों ने अपना हेडक्वार्टर पांडिचेरी में बनाया हुआ था। लेकिन ये मद्रास और पांडिचेरी जहां पर ये बिजनेस कर रहे थे, ये जो बंदरगाह है, ये किसके अधीन थे? कर्नाटक राज्य यानी अनवरुद्दीन के अधीन थे। यानी इनको हमेशा किसकी बात सुननी चाहिए? अनवरुद्दीन की बात सुननी चाहिए। इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देखना। अब आते हैं पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। 40 होते इसको करेक्ट करना, ठीक है। 1746 से 48 हुआ और ये 3 कर्नाटक युद्ध होंगे लगातार। इसका कारण है ऑस्ट्रिया का युद्ध। ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे ऑस्ट्रिया का युद्ध क्या है? तो प्यारे बच्चे, ऑस्ट्रिया एक देश है और जैसे भारत में ये लोग आपस में उपनिवेश बनाने के लिए, उपनिवेश मतलब अपना अधिकार जमाने के लिए कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, ऐसे ही ये पूरी दुनिया में जा रहे थे। ये सिर्फ भारत नहीं आए, ये पूरी दुनिया में गए हैं। जहां कहीं भी व्यापार के लिए अच्छी स्थितियां थी तो ये लोग हर जगह वहां पहुंचे हैं। जैसे अगर ब्रिटेन से भी पहले हम बात करें, स्पेन और फ्रांस बड़ी ताकतें रहे हैं, तो फ्रांस ने पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है। एक जमाने पर यह प्रयास स्पेन के द्वारा हुआ है, एक जमाने में यह प्रयास ब्रिटेन के द्वारा हुआ है। आप जानते हैं ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज 54 देशों पर व्यापार, यानी 54 देश इनके उपनिवेश थे, जहां पर इन्होंने जाकर के ताकत के दम पर, चालाकी के दम पर उनको अपने अधीन किया। तो यहां समझो, ऐसे ही ऑस्ट्रिया में भी कौन थे आपका? ऑस्ट्रिया में भी दोनों लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑस्ट्रिया में भी है और जो फ्रांसीसी कंपनी है, सरकारी कंपनी, ये भी ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया में इन दोनों के बीच विवाद हो गया। उसी विवाद की वजह से, अब भाई मान के चलो आपके रिश्तेदार किसी दूसरे गांव में रहते हैं और आपके जो दुश्मन है उनके भी रिश्तेदार किसी उसी गांव में रहते हैं, और यहां तुम्हारी लड़ाई हो और वहां वो लड़ जाएं, ऐसे हुआ। देखेंगे ध्यान से। कारण है ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ और एकदम से इस कारण क्या बना? तत्कालीन कारण था, अंग्रेज बर्नौट ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। यानी फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे थे और बर्नौट ने क्या किया कि 2 जहाज पकड़ लिए और 2 जहाज पकड़ करके उनको जला दिया। ठीक है, ध्यान देख लेना। पांडिचेरी का गवर्नर 1741 में डुप्ले भारत आया था। क्या बोलेंगे? कहां का गवर्नर बनकर? फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के कौन आया? डुप्ले। बहुत शानदार गवर्नर है। कहते हैं कि अगर डुप्ले को रोका जाता, क्योंकि ये वापस जाएगा 1754 में और फ्रांसीसी कंपनी इसको वापस बुला लेगी, तो ये जो वापस जाएगा, कहते हैं अगर डुप्ले वापस नहीं जाता तो आज जो ब्रिटेन का इतिहास आप पढ़ते हैं, अंग्रेजों का जो कंट्रोल है वो फ्रांसीसियों का रहता। किसका रहता? वो फ्रांसीसियों का रहता। तो बात समझेंगे। पांडिचेरी का गवर्नर बनकर के, देखो यहां पर मैंने क्या बोला, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से था मोर्स। और फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन बनकर के आया? 1741 में डुप्ले बनकर के आया। ठीक है, आगे आएंगे। अब बात समझो कि जहाज किसके जले हैं? फ्रांसीसियों के। तो बदला कौन लेगा? फ्रांसीसी लेंगे। तो ये जो डुप्ले है, डुप्ले ने क्या किया 1746 में? ला बुडाने, जिसको लार बुदाने भी हम बोलते हैं, ला बुडाने जो कहां है? मॉरिशस का गवर्नर था। मॉरिशस जानते हैं ना? मॉरिशस कहां है आपका? भारत के समीप समुद्र में स्थित। अगर आप बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपका क्या है? मॉरिशस है। तो ये लोग कहां गए? आपका मॉरिशस से भारत आया। गवर्नर कहां है? मॉरिशस में है। तो डुप्ले ने ला बुडाने की मदद से, ला बुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। बात को समझे? मद्रास किसके पास था? मद्रास था अंग्रेजों के पास। मद्रास में इनका ये हेडक्वार्टर है।
और पांडिचेरी किसके पास है? पांडिचेरी था आपका फ्रांसीसियों के पास में। तो लड़ाई किसने शुरू की? अंग्रेजों ने। फ्रांसीसियों ने क्या किया? मद्रास इनसे छीन लिया। तो अभी मद्रास किसके कंट्रोल में आ गया? क्या बोलेंगे? अभी मद्रास किसके कंट्रोल में आ गया? मद्रास कंट्रोल में आ गया फ्रांसीसियों के। ठीक है जी। यहां पर होता है प्यारे बच्चे क्या कि ये मॉरिशस का जो गवर्नर आया, इसको जो अंग्रेजों ने वादा किया था, सॉरी, जो इसको फ्रांसीसियों ने वादा किया था, किसने? डुप्ले ने। डुप्ले ने कहा कि जब मद्रास को लेंगे तो जो लूट का माल होगा उसमें हमारा और तुम्हारा हिस्सा होगा। लेकिन लूट के माल का हिस्सा इसने किसको नहीं दिया? लाबुडाने को नहीं दिया। तो लाबुडाने ने क्या किया? भाई शक्ति किसके पास है? लाबुडाने के पास है। तो लाबुडाने ने क्या किया? 4 लाख में मद्रास वापस दे दिया। 4 लाख में इसने मद्रास क्या कर दिया? वापस दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोला यार तेरी कोई हेल्प करने का फायदा ही नहीं हुआ डुप्ले, ये लोग पैसे दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। यही इस युद्ध में 1746 से 48 है, तो इसे बोलते हैं सेंट टोमे का युद्ध। अब अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन ने देखा अपने इलाके में ये क्या, अपने इलाके में ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? फ्रांस और अंग्रेज, इलाका मेरा, लड़ ये रहे हैं। तो इसने अपने बेटे को भेजा, महफूज खान को। महफूज खान कौन है? नवाब था, यहां पर राजा था अनवरुद्दीन, उसका बेटा महफूज खान गया। फ्रांसीसियों से बोला हाँ भाई तुम क्यों नेता बनने हो? और फ्रांसीसियों की तरफ से पैराडाइज, पैराडाइज ने बहुत पेल दिया इसको। मतलब महफूज खान हार गया। आप समझ रहे हो कर्नाटक के नवाब की शक्ति क्या हो गई? कम पड़ गई, एकदम से कम पड़ गई। देखो 1748 में एक्सला सेपेल की संधि हुई। एक्सला सेपेल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? एक्सला सेपेल, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई। क्योंकि देखो एक तरफ मद्रास अंग्रेजों को मिल गया और यहां कौन हार गया? कर्नाटक का नवाब हार गया। तो फ्रांसीसी पहले ही हरा चुके एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्लस में नवाब को भी हरा दिया। तो फ्रांसीसी अपने जोश में, और इनकी जो लड़ाई चल रही थी वहां, कहां पर लड़ाई चल रही है? ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रही है ना, ऑस्ट्रिया देश में भी, दोनों के बीच। तो वहां की इस लड़ाई के लिए प्यारे बच्चे क्या हुआ? सॉल्यूशन निकाला गया कि जो अमेरिका में ये लोग लड़ रहे थे, अमेरिका में लुई वर्ग था और मद्रास, तो मद्रास तो मिला किसको? आपका अंग्रेजों को। इन्होंने अपना सॉल्यूशन कर लिया, बोले भैया मद्रास तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, और जो लुई वर्ग जगह है अमेरिका में, जो वहां पर भी हम लोग लड़ रहे हैं, ये फ्रांस को मिलेगा, फ्रांसीसियों को मिलेगा। तो इस तरह पहला युद्ध क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। ऐसे ही प्यारे बच्चे दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है 1749 से 54। हैदराबाद का निजाम था निजामुल मुल्क, आपको याद हो मैंने बताया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय कुछ लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अवध में सादत खान था, याद है? हम अब करें एक बार। हैदराबाद का निजाम था, 1748 में इसकी मौत हो गई। चिंकलिज खां, 1748 में क्या हो गई इसकी? 1748 में इसकी मौत हो गई। और जैसे ही इसकी मौत हुई तो इसका बेटा भी गद्दी पर बैठने के लिए पागल, और इसका पोता भी। इसके बेटे का नाम क्या है? नासिर जंग। वो मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से जाकर के बोला अपने बाप की गद्दी मुझको चाहिए। इधर पोता है, पोते ने बोला, पोते का नाम है मुजफ्फर जंग, वो मिल गया जाकर के फ्रांसीसियों से। उसने बोला बाबा की गद्दी मुझको चाहिए। दोनों लड़ गए, मतलब बाप बेटे दोनों लड़ गए, किसके लिए? बाप की कुर्सी के लिए। देखो ध्यान से क्या होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से, तो मैंने बता दिया 1748 में मौत हो गई किसकी? आपका इसकी मौत हो गई 1748 में निजामुल मुल्क की। अब इसी समय पर कर्नाटक में कौन है?
देखो कर्नाटक और हैदराबाद पड़ोसी हैं, हैदराबाद में तो ये सीन चल रहा है। तो अंग्रेज किसकी तरफ हो गए आपका, अगर बात करोगे आप, तो अंग्रेज हो गए आपका नासिर की तरफ, नासिर जंग की तरफ। और अंग्रेज पहले से अनवरुद्दीन के साथ है, क्योंकि अनवरुद्दीन के बेटे को किसने हराया था, पैराडाइज ने, फ्रांसीसी ने। तो समझ गए एक दूसरे के खिलाफ क्यों है ये लोग। तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। अब ये चंदा साहिब कौन आ गए जी, तो चंदा साहिब मराठों की कैद में थे, और ये इसी समय मराठों की कैद से रिहा हुए, जो अपने आप को उत्तराधिकारी समझते थे कर्नाटक का। अब ये साहब और आ गए, तो ये किसके खिलाफ है, अनवरुद्दीन के खिलाफ। तो अनवरुद्दीन के खिलाफ कौन है, पहले से फ्रांसीसी भी हैं। तो हाथ कौन कौन मिला लेंगे, फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों ने हाथ किस किस से मिलाया, चंदा साहिब से और मुजफ्फर से, जो पोता है मुजफ्फर, हैदराबाद के प्यारे बच्चे चिंकलिज खां का जो पोता है। इतनी बात समझे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी तरफ है, ये विपक्षियों को अपने साथ मिला रही है, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। नासिर जंग कौन है, अभी बताया ना मैंने, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ठीक है। तो अनवरुद्दीन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, चंदा साहिब फ्रांसीसियों के साथ। तो ये सब भिड़ गए। 1749 में हुआ है अंबर या अंबूर का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा गया। तो बोलो ताकत कौन बन रहा है, कमेंट सेक्शन में बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी, फटाफट से बोले। ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर हो रही है या फ्रांसीसी। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे तो मैं समझूंगा सारी चीजें आपके क्लियर हैं, और ध्यान से आप सुन रहे। पहले युद्ध में 1748, 1746 से 48 एक्सला सेपेल में कोई आपका ऐसा रिजल्ट सामने आया नहीं। फ्रांसीसियों को लुईबर्ग मिल गया और इनको मिल गया मद्रास। अभी क्या है, अभी बोलेंगे 1749 में अंबर का युद्ध हुआ और अनवरुद्दीन मारा गया, यानी अनवरुद्दीन के खिलाफ फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी ताकत बन करके उभरेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार। मैक्सिमम बच्चों का फ्रांसीसी उत्तर है, और ना के बराबर बच्चे लिख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको यह भी नहीं दिख रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है अनवरुद्दीन और वो मारा गया है। तो यहां पर पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में, और यह सबसे गलत एक काम हुआ। 1754 में डुप्ले वापस चला गया। डुप्ले ने सहायक संधि चलाई थी, डुप्ले वापस, और डुप्ले की जगह पर आया, डुप्ले की जगह पर आया गोडे ह्यू। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पांडिचेरी की संधि में मौजूद है। क्या नाम है उसका, गोडे ह्यू। क्या बोलोगे, गोडे ह्यू, ऐसे हम बोल सकते हैं, या गोदे हु बोल सकते हैं, गोडे हु। क्यों भैया, ये डुप्ले जब इतना बेहतरीन काम कर रहा है, जब ये फ्रांसीसियों को जिता रहा है, तो इसको वापस क्यों भेजा जा रहा है, काय को इसको वापस बुला लिया, क्योंकि सरकारी कंपनी है। लोगों ने आरोप लगाए इसके ऊपर, ये बेहतर काम नहीं कर रहा है, और जीत तो रहे हैं हम, लेकिन कुछ लाभ कंपनी को नहीं मिल पा रहा है, और युद्ध में उल्टा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। यहां पर बोलते हैं सबसे बड़ी भूल साबित हुई फ्रांसीसियों की डुप्ले को वापस बुलाना। और जैसे ही डुप्ले गया, डुप्ले के बाद में एंट्री होती है क्लाइव की, और क्लाइव वो व्यक्ति है जिसने ब्रिटिश शासन को भारत में स्थापित किया। ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि हुई। पांडिचेरी की संधि में कौन आपका आगे है, ये आपका क्या बोलोगे, फ्रांसीसियों की एक जीत थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये 1758 से 63 तक, ठीक है, सॉरी 1756 से 63 तक। इसी को प्यारे बच्चे हम सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। देखो अब यहां पर 1756 से 63 मैंने साइड में लिख दिया, ये लिखा हुआ है यहां पर सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसी सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63। सहायक संधि का जनक कौन है भैया, डुप्ले, अभी बताया ना मैंने। अभी ये मैं आपको तब बताऊंगा जब वेलेजली पढ़ाऊंगा कि सहायक संधि का जनक जो था वो डुप्ले था, लेकिन डुप्ले की चीजों को एक अंग्रेज आकर के अडॉप्ट कर लेगा, उसका नाम है वेलेजली। 18, अगर हम बात करेंगे 18 नहीं सॉरी 1799 में आकर के भारत में वो एक्टिव होगा,
और 1799 में फाइनली एक्टिव हो जाएगा। उसके जो प्रयास शुरू होंगे वो 1798 से होंगे। 1798 से 1805 तक वैलेजली है, वो बहुत सारी जगहों को हड़पेगा, जैसे सबसे पहले हैदराबाद को, और धीरे 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 धीरे। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध किसका? सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच है? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज फ्रांसीसी। दुनिया में इनका कहीं भी उपनिवेश था, पूरे दुनिया में ये लोग व्यापार कर रहे थे, तो पूरी दुनिया में हर जगह ये लड़ गए। संदीप कुमार जी 1741 आएगा बेटा। हर जगह ये दुनिया में भिड़ गए, इसी को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ है पेरिस की संधि से। तो पहले वाले में क्या हुई थी? एक्सला सेपेल संधि 1746 से 48 वाले में। और फिर प्यारे बच्चे आपका दूसरा जो 1749 से 54 हुआ, उसमें पांडिचेरी की संधि हुई। ये बहुत पूछे जाते हैं। 1754 में ये 1748 हो गई, पांडिचेरी की संधि 1754 हो गई, और प्यारे बच्चे तीसरी हुई है 1763 में पेरिस की संधि। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, बस 2 मिनट और। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास कहां है? तमिलनाडु में। यह युद्ध हुआ है 22 जनवरी 1760 को, और इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में अंत हो गया। ठीक है, इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में युद्ध हो गया। और प्यारे बच्चे काउंट डी लाली जो फ्रांसीसियों की तरफ से था, इसमें असफल रहा, और अंग्रेजों की तरफ से जो आयर क्यूट था वो सफल हो गया, और उन्होंने फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया। यहां से फ्रांसीसियों का सफारा। ठीक है, अब यहां याद रख लेना, ये काउंट डी लाली जो आया था, ये 1758 में गवर्नर बन करके आया। यानी कि डुप्ले के बाद गोडेहू, और गोडेहू के बाद में प्यारे बच्चे कौन आया? आपका काउंट डी लाली। लेकिन काउंट डी लाली हार गया, और आप समझ सकते हैं अंग्रेज ताकत बन के उभर रहे हैं। अभी और आएंगे अंग्रेज, अभी मराठाओं से संघर्ष करेंगे, अभी अंग्रेज मैसूर से संघर्ष करेंगे, अभी अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह से आंग्ल सिख युद्ध लड़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे युद्ध अंग्रेज लड़ेंगे, और इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।